नमस्कार। हिंदी भाषा और साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रतीक भाषा के माध्यम से आजीविका की हिंदी और हिंदी में आजीविका, अर्थात रोजी रोटी के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में और धनार्जन के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति, हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग की संभावनाएं और हिंदी में किस तरह से आजीविका या कामकाज प्राप्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि एक लंबा इतिहास हिंदी का हमारे पास है, किंतु आज का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा प्रश्न यही है कि यदि हिंदी के माध्यम से हम उपाधि अर्जित करें, शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें, तो किस क्षेत्र में हम रोजी रोटी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्या व्यवसाय के क्षेत्र में, क्या आयात निर्यात के क्षेत्र में, सूचना संचार प्रौद्योगिकी और क्रांति के क्षेत्र में हिंदी एक कारगर भाषा, एक समर्थ भाषा ऐसा सिद्ध हो पा रही है। क्या हिंदी को अभी अन्य कुछ चुनौतियों का सामना करना शेष है। क्या हम हिंदी में उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर पा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं हमारे विद्यार्थियों के मन में, अध्येताओं के मन में, शिक्षकों के मन में। ऐसे कई प्रश्न जन्म लेते हैं। इसलिए आज के इस विषय पर जब हम विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने एक बड़ा इतिहास हिंदी का, लगभग 1200 वर्ष का, 1100 वर्ष का इतिहास हमारे सामने आता है। जिस हिंदी की चर्चा परिचर्चा, जिस हिंदी में बात और संवाद आज हम कर रहे हैं, वह हिंदी खड़ी बोली हिंदी है। और खड़ी बोली हिंदी का इतिहास अगर हम देखें तो लगभग 1100-1200 वर्ष का है, क्योंकि प्रारंभिक युग में हिंदी के, जिसको हम आदिकाल कहते हैं, उस काल में अमीर खुसरो नाम के एक बड़े प्रसिद्ध रचनाकार हिंदी को मिले, जिन्होंने तमाम तरह की पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि इनका सृजन किया। तो वह हिंदी जिसका उद्भव अगर हम देखें 10वीं शताब्दी में हुआ, वह आज भी उस तरह का समादृत पद प्राप्त नहीं कर पाई। हालांकि हिंदी राजभाषा भी है, हिंदी प्रयोजन मूलक भाषा भी है, हिंदी संचार माध्यमों की भाषा भी है, लेकिन जिस तरह का सम्मान उसे प्राप्त होना चाहिए था, विश्व के मंच पर हमारे प्रतिनिधित्व को उपस्थित कराने वाली भाषा के रूप में उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना चाहिए था, वह नहीं जा पाई। उच्च शिक्षा में हिंदी को हम माध्यम नहीं बना पाए। चिकित्सा के क्षेत्र में, इसी तरह न्याय के क्षेत्र में ऐसे तमाम मुद्दे हैं, प्रश्न हैं, जिन पर हम विचार करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में एक लंबी यात्रा पूरी करने का गौरव हिंदी के पास है। लगभग 200-300 से ज़्यादा कवि, रचनाकार आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में हमें मिलते हैं, जिन्होंने महाकाव्यात्मक ग्रंथ भी लिखे, प्रबंध रचनाएं भी लिखी, मुक्तक रचनाएं भी लिखी, चाहे दोहा हो, कवित्व हो, सवैया हो, कुंडलिया हो, तरह तरह के छंदों में उन्होंने लिखा। और दरबार में रहकर या दरबार से बाहर रहकर संत साहित्य लेखन या सूफी काव्य लेखन या राम और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का लेखन, श्रृंगार की कविता, भक्ति की कविता, प्रेम की कविता, प्रशस्ति की कविता, शास्त्र की कविता, न जाने कितने प्रकार के लेखन का इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए हिंदी की जिस आधारशिला की बात हम करते हैं, उसका बीज वपन तो 10वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन उसका
पल्लवन, पुष्पन, यह धीरे धीरे क्रमशः होता चला गया। मध्यकाल में मुगल शासक हम पर काबिज थे और उसके बाद अंग्रेज हम पर काबिज हो गए। तो मुगलों ने फारसी को अनिवार्य भाषा के रूप में भारतीय समाज पर आरोपित किया। उर्दू अरबी के साथ फारसी शासन की, प्रशासन की, ज्ञान की, विज्ञान की ऐसी भाषा बन गई। और विवशता के कारण, क्योंकि पराधीन सपने सुख नाई, हम पराधीन थे और स्वप्न में भी हमें सुख नहीं था, इसलिए हमने उस भाषा को राजभाषा के रूप में आत्मसात किया। फिर अंग्रेज हम पर काबिज हो गए तो उन्होंने अंग्रेजी को हम पर आरोपित कर दिया। तो फारसी का यानी पर्शियन का इतिहास, फिर अंग्रेजी का इतिहास, ये धीरे 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 हमारी भाषाओं, हमारी बोलियों के लिए, क्योंकि हिंदी के पास 18 बोलियां थी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ब्रजभाषा, राजस्थानी, मागधी, ऐसी बहुत सी बोलियों की चर्चा हम करते हैं। वो बोलियां केवल कविता तक, शास्त्र के साथ साथ साहित्य तक सीमित हो गई, लेकिन ज्ञान विज्ञान उनमें नहीं आ पाया, शासन प्रशासन उनमें नहीं आ पाया, शिक्षा दीक्षा की भाषाएं या बोलियां वो नहीं बन पाई, और तकनीक प्रौद्योगिकी यह भी उनमें संभव नहीं हो पाया। ऐसे में निश्चित रूप से जो कवि समुदाय था हिंदी का, जिन्होंने 18 बोलियों में साहित्य लिखा, उन्होंने एक बड़ा काम तो किया कि उन बोलियों को, उन भाषाओं को मरने नहीं दिया, जीवित रखा। और आधुनिक काल के लेखकों का, जिन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं को साहित्य से, भक्ति से, प्रेम से, श्रृंगार से, योग से, शास्त्र से, नीति से, धर्म और दर्शन से, ज्ञान से, इन सब से जोड़ा, और यहाँ तक कि विज्ञान से और तकनीक से भी जोड़ा। अब अगर मशीन आ गई, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, तो उससे भी जोड़ दिया। हिंदी को मनोरंजन की भाषा बनाया, सिनेमा की, टेलीविज़न की, रेडियो की, खेल जगत की, अलग अलग क्षेत्रों में उसको विस्तार की संभावनाओं से जोड़ा। इसलिए औपचारिक और आधिकारिक अनुमति न मिलने के कारण भी, क्योंकि अगर हम पर काबिज थे मुगल, अगर हम पर काबिज हो गए अंग्रेज़, तो फिर कहा ही जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। इस व्यवस्था के अंतर्गत हिंदी, भारतीय भाषाओं में और हिंदी में रोज़गार उस तरह से नहीं आ पाए जिस तरह से आने चाहिए थे। जबकि राष्ट्र या देश हमारा, भाषाएं हमारी, किंतु शासन आतताइयों का, विदेशियों का, इसी कारण हम उन संभावनाओं को उद्घाटित नहीं कर पाए। हम धीरे धीरे जब हमारी कविता के सर्जक दरबारी बन गए, उन्होंने अपनी आजीविका के रूप में दरबार में रहकर राज प्रशस्ति करते हुए, राजाओं की अभिरुचि का ध्यान रखकर श्रृंगार में, भक्ति में, नीति में, ऐसी तमाम तरह की कविताएं उन्होंने की, कविता का सर्जन किया। किंतु हिंदी को कार्यालय की भाषा, शिक्षण प्रशिक्षण की भाषा, व्यवसाय की भाषा, चिकित्सा और न्याय की भाषा, यह नहीं बनाया जा सका। और धीरे धीरे अब हम उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कर पा रहे हैं। सम्मानजनक स्थान हिंदी को जो मिलना चाहिए, रोजी रोटी, कामकाज, जो हिंदी के माध्यम से, जिसको हम आजीविका कह रहे हैं, जीवन यापन की स्थितियां और संभावनाएं, इनको साकार करने के अवसर, इस पर हम चिंता कर रहे हैं। तो ऐसे में शासकों, सरकार में बैठे हुए अधिकारियों ने हिंदी और भारतीय भाषाओं को रोजी रोटी से, ज्ञान विज्ञान से, तकनीक और प्रौद्योगिकी से इसलिए दूर रखा क्योंकि उनका एक भाषाई मुद्दा था कि वो अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। वो भारत पर लंबे समय तक शासन करने की योजना के साथ उपस्थित हुए थे। इसीलिए लगभग 400-450 साल मुगल हम पर शासक बनकर काबिज रहे, और उसके बाद जब अंग्रेज़ हम पर काबिज हो गए तो उन्होंने अंग्रेज़ी हम पर आरोपित कर दी। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं
कि आज लगभग 80 साल, 78 से 80 साल हमें स्वतंत्र हुए हो गए, लेकिन अभी भी हमारे सामने हिंदी के माध्यम से रोजी रोटी, आजीविका, इसकी संभावनाएं विद्यार्थियों तक उस तरह नहीं पहुंच पाई जैसी आवश्यकता थी। हालांकि अब लगभग इन 70-80 सालों में, 78 सालों में हमने रोजगार के बहुत से अवसर उद्घाटित किए हैं। हिंदी के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों के सामने अब वो जो एक कोहरा था वो हट रहा है। हम देख सकते हैं कि हिंदी ने देश विदेश में अपने पंख फैलाए हैं। हिंदी ने अपनी क्षमता से, अपनी शक्ति से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति बनाई है, उपादेयता को सिद्ध किया है, प्रयोग अनुप्रयोग की संभावनाओं को उद्घाटित किया है, लोकप्रियता अर्जित की है। और सबसे बड़ी बात यह भी कि हिंदी ने अपनी सहजता से, अपनी बोधगम्यता से, अपनी मूल्य चेतना और बोध से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष प्रकार की छवि बनाई है। उसमें साहित्य की भूमिका भी है, भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग की भूमिका भी है। संपूर्ण भारत में सभी राज्यों में अगर हम देखें तो परस्पर संवाद, परस्पर एक सूत्र में बांधने और जोड़ने का काम करने वाली भाषा हिंदी तो है ही, और इसीलिए हिंदी में आजीविका या रोजी रोटी की संभावनाएं, कामकाज के अवसर प्रचुर मात्रा में अब उपलब्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, या पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो, बैंक हो, बीमा कंपनियां हो, वित्त हो, वाणिज्य हो, तमाम तरह के क्षेत्रों में, विश्वविद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उन सब में यह जो अंग्रेजी का कृत्रिम दबदबा था उसको अब कम किया जा रहा है। हमारी राष्ट्र की शिक्षा नीति ने 2020 जिसको हम कहते हैं, उसने भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं। हिंदी की शक्तियों से, अंतर्निहित शक्तियों से, क्योंकि हिंदी के पास एक ऊर्जा है, एक प्रजनन शक्ति भी है, इसलिए वह विश्व के समक्ष अपनी इस शक्ति के साथ उपस्थित हो रही है। वाणिज्य हो या विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो या अर्थार्जन के आयाम हो, चिकित्सा हो या न्याय हो, विधि हो या प्रबंधन हो, इंजीनियरिंग हो या प्रौद्योगिकी हो, मनोरंजन और खेल जगत का क्षेत्र हो या विधि आदि का क्षेत्र, सभी में हिंदी सेवी अब अपनी पहचान बना रहे हैं। हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारी, जिन्हें हिंदी अधिकारी कहते हैं, जिन्हें अनुवाद अधिकारी कहते हैं, वो मीडिया के या जनसंचार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज प्रतियोगी परीक्षाओं का एक पूरा संसार अलग से दिखाई देता है। वह ऑनलाइन भी शिक्षण प्रशिक्षण कर रहा है, वह प्रत्यक्ष रूप से, भौतिक रूप से भी शिक्षण प्रशिक्षण कर रहा है। उन सब में भी अब हिंदी ने अपनी पैठ बनाई है। संचार और सूचना जगत में हिंदी अनुप्रयोग के सभी आयाम अब धीरे धीरे उद्घाटित होने लगे। हिंदी भाषा अपने आप में ही अब भाषा प्रौद्योगिकी के रूप में स्थापित होती जा रही है, क्योंकि हिंदी भाषा ने इतने आयामों को आत्मसात किया है। हिंदी सेवियों ने, हिंदी में काम करने वाले हिंदी अधिकारियों ने, अनुवादकों ने, इस क्षेत्र में शिक्षकों ने, पत्रकारों ने इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आज हिंदी के प्रयोक्ता लगातार बढ़ रहे हैं। आज हिंदी को आत्मसात करने वाले, हिंदी का आदर सम्मान करने वाले, प्रयोग अनुप्रयोग के साथ उसे तमाम तरह के कार्य क्षेत्रों से जोड़ने वाले लोग अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मौखिक और लिखित भाषा के रूप में साहित्यिक और साहित्येतर अनुशासनों के क्षेत्र में अन्य अनेक भारतीय भाषाओं की शब्द संपदा से, अर्थ छटाओं से, बोलियों, उपबोलियों से और अनुप्रयोग के सभी आयामों के उद्घाटन से हिंदी अब आत्मनिर्भर हो रही है। हिंदी अब समर्थ, सक्षम, सशक्त भाषा बन रही है।
अब औपचारिक भाषा के रूप में शब्द संपदा और शब्दावलियों के संकलनों के रूप में, उच्च शिक्षा के माध्यमों के रूप में, राजकाज की भाषा के रूप में, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, बैंक की भाषा, रेलवे की भाषा, बीमा की भाषा, ऐसे न जाने कितने क्षेत्र हिंदी के सामने उद्घाटित हो रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। आज जरूरत यह है कि हम अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी अभिरुचि को पहचानें, अपने अध्ययन और अभ्यास को सशक्त बनाते हुए हिंदी में पठनीयता को बढ़ाएं, हिंदी में लेखन की शक्ति को सशक्त करें, श्रवण की शक्ति को और अधिक मजबूत करें और वाचन शक्ति, उच्चारण किस तरह से शुद्ध हो, मानक हो, क्योंकि अब मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में हिंदी में रोजगार के अवसर प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं। चाहे मीडिया हो, मनोरंजन हो, सिनेमा हो, खेलों की दुनिया हो, तत्काल भाषांतरण की दुनिया हो, अनुवाद का क्षेत्र हो, इन सभी में हम देख सकते हैं कि न जाने कितने विषय के विशेषज्ञ, भाषाओं के विशेषज्ञ आज मिलकर हिंदी के कार्यान्वयन को, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी, इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें संभावनाओं को खोजने का, अन्वेषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिंदी के विषय में यह भ्रम प्रायोजित रूप से फैलाया गया था कि हिंदी दुरूह है, क्लिष्ट है, अबोधगम्य है, आदि आदि। हिंदी लोकप्रिय नहीं है, हिंदी अनूदित भाषा मात्र है, जबकि जग विदित है कि संसार की कोई भाषा न तो कठिन होती है, न दुरूह होती है और न सरल होती है। कठिन और सरल जैसा यह जो सोच है, ये जो भ्रम है, ये वास्तव में प्रायोजित है। भाषा केवल परिचित होती है या अपरिचित होती है। यदि हमारा परिचय है, यदि हमारा पठन, लेखन, श्रवण, वाचन भाषा के साथ जुड़ा हुआ है, हम सतत उसकी पठनीयता से, तमाम तरह के पुस्तकों, ग्रंथों से, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, सिनेमाई संसार हो, इनसे यदि जुड़ते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो शब्द संपदा हमारे मनोमस्तिष्क में बढ़ती चलती है और उससे प्रयोग में, अनुप्रयोग में एक आत्मविश्वास पैदा होता चलता है। इसलिए 400-500 वर्ष फारसी भाषा से हम त्रस्त रहे, आतंकित रहे और लगभग 200 वर्षों से अंग्रेजी ने हमें भयभीत और भ्रमित किया। इस भयचक्र को तोड़ने की आवश्यकता आज महसूस की जा रही है। इसीलिए इस भ्रमजाल से निकलने के लिए भी हमें प्रबल प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। अंग्रेजी ही आधुनिक और सुशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है, यह बात अब हमें अपने नागरिकों तक पहुंचानी पड़ रही है। विश्व के किसी भी देश में उपाधि, नौकरी की या रोजगार की गारंटी नहीं होती। हमारे युवाओं ने सामान्यतः ये सोच लिया या मान लिया कि स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि, बीए कर लो, एमए कर लो, पीएचडी की उपाधि ले लो, तो उनको लगता है कि इससे नौकरी निश्चित मिल जाएगी, जबकि सत्य यह नहीं है। आजीविका यदि प्राप्त करनी है, रोजी रोटी, कामकाज यदि हिंदी के माध्यम से प्राप्त करना है, तो हमें अपनी उस उपाधि की पात्रता को सिद्ध करना होगा। उस क्षेत्र में हमें कुछ अवदान अपना करना होगा और यह बताना होगा कि हम बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं, हमारी श्रवण शक्ति ठीक है, हमारी वाचन और उच्चारण की शक्ति भी ठीक है। इसलिए भारत एक बड़ा देश है, बहुभाषा भाषी देश है, यहाँ की जनसंख्या अत्यधिक है और संसाधन तुलना में उतने नहीं है। ऐसे में हिंदी के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए हमें अपने को मन से, वचन से, कर्म से तैयार तो करना होगा। इसलिए अर्हताएं पूरी करनी होंगी, अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी, अपनी कार्यकुशलता को भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग के क्षेत्र में सिद्ध करना होगा, भाषा की साधना करनी होगी, प्रयोग अनुप्रयोग की कलात्मक अभिरुचि, इसको जागृत करना होगा और कार्यकुशलता यह
इस बात की ओर संकेत करती है कि भाषा की अभिरुचि, भाषा का अध्ययन, भाषा के कलात्मक प्रयोग अनुप्रयोग, तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्र, इन सब की जानकारी भी हमें हासिल करनी होगी। इसलिए भाषा साधना है, प्रयोग अनुप्रयोग की कला और कलात्मकता का परिचय हमें जुटाना होगा। रोजी रोटी और आजीविका की इस प्रतियोगी दौड़ में हम जानते हैं कि बड़ा देश है, अलग अलग भाषा भाषी समुदाय के लोग, राज्यों के लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, कामकाज के लिए वो प्रतियोगिता में शामिल हैं। ऐसे में हमें भी इस दौड़ में शामिल होकर यह सिद्ध करना होता है कि हम अधिकारी हैं, हम पात्र हैं और इस कार्य के लिए हमारा चयन उपयुक्त चयन होगा। यदि हमें हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में जाना है, यानी टीचिंग ऑफ द हिंदी, तो हमें हिंदी अनुवादक बनना है, तो हिंदी अधिकारी बनना है, तब भी राजभाषा अधिकारी बनना है, तब भी हमें अपने भीतर से ये आवाज़ आती है, हमें ये प्रतीत होता है कि मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा अनुवादक बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा पत्रकार बन सकता हूँ, यानी मैं एक अच्छा कलात्मक अभिव्यक्ति करने वाला भाषा प्रयोक्ता बन सकता हूँ। मुझे सिनेमा जगत आकृष्ट करता है, मुझे विज्ञापन की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया आकृष्ट करती है, मुझे मेरी क्षमता और दक्षता के अनुकूल विषय क्षेत्र, कार्य क्षेत्र चयन करने का एक प्रेरक तत्व मेरे भीतर से ही प्राप्त होता है। इसलिए अपेक्षित यह है कि हिंदी के चारों कौशलों को हम अर्जित करें। भाषा की अर्जन की एक आधारभूत अगर कोई अपेक्षा है तो वह है बोलने, लिखने, पढ़ने और सुनने की कला को विकसित करना। इसको यानी भाषा को आत्मसात करना, यह अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं कौशलों के आधिकारिक ज्ञान से उच्चारण की शुद्धता बनती है, वर्तनी की मानकता का बोध होता है, पठनीयता के अभ्यास से हम अपनी शब्द संपदा को समृद्ध कर सकते हैं। मनोमस्तिष्क में श्रवण कला से प्राप्त बोधात्मकता हमारे मनोमस्तिष्क में शब्दों की अर्थ व्यंजना से हमें उपकृत करती है, जोड़ती है। इस दृष्टि से हम अनुमान लगा सकते हैं। संत तुलसीदास ने तो लिखा भी है, जेहि पर जेहि के सत्य सनेहु, तो तिहि मिले नहीं कछु संदेहु। अगर हमें मन, वचन और कर्म से यह संकल्प हमारे पास है, यह विचार हमारे पास है कि हमें हिंदी में आत्मसात करते हुए अधिकार अर्जित करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हिंदी के क्षेत्र में यदि जीविकोपार्जन की संभावनाओं को साकार करना है तो हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी प्रयोग अनुप्रयोग, हिंदी की सृजनात्मक शक्ति की पहचान, उसको परखने की कला, हिंदी में अभिरुचि, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मन से, वचन से, कर्म से, इसीलिए कहा भी जाता है मनसा वाचा कर्मणा, हिंदी के लिए हमें समर्पित होना है। स्वभाषा में हमें अपनी जानकारी को बढ़ाना है, क्योंकि मातृभाषा, स्वभाषा, राष्ट्र की भाषा, देश की भाषा, इसमें जितना बेहतर ढंग से हम अपनी कलात्मक शक्ति को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उतना दूसरे देश की भाषा में हम नहीं कर सकते। इसीलिए हिंदी को ज्ञान अधिकार, यानी हिंदी का जो ज्ञान है और हिंदी में जो अधिकार प्राप्त करना है, उसको सिद्ध करना है, तो हमें निश्चित रूप से यह बताना होगा कि हम हिंदी के गहन गंभीर अध्येता हैं, हमारी पठनीयता की आदत बड़ी सशक्त है, नैरंतर्य को प्राप्त किए हुए है, हमें पूरा साहित्य, पूरा कथाएं, प्रामाणिक हिंदी ग्रंथ, उनका अध्ययन करना है, मनन चिंतन करना है, हमारी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा से अवगत होना है, और सबसे बड़ी बात यह कि भाषा का अभ्यास करना है। इसलिए मित्रों, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, इसीलिए कहा भी जाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।